अब हम क्या करेंगे, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। तो देखो आप ध्यान से, 2 मिनट में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं आपको अभी हल करवाता हूँ। तो देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उनमें ये जो धातु है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, अधिक अभिक्रियाशील। आप ध्यान से समझो, अब जो टॉपिक करवा रहा हूं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पाठ की रीढ़ की हड्डी है वो टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोजन के पास में आने वाली धातु कौन कौन सी है, ये देखो लाल अक्षरों से मैंने लिखा है इनको, जिंक है और फेरम है। इन दोनों धातुओं का हम क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। यानी ये क्या है, मध्य में स्थित धातु, मध्य में स्थित धातु है ये, स्थित धातु। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो, इसके ही साथ में हम क्या करेंगे, ये 26 नंबर पे आता है ना फेरम, और 25 नंबर पे क्या आता है, मैग्नीज। मैग्नीज का भी क्या करेंगे, शोधन करेंगे। ठीक है, और ये जो धातुएं हैं इनका कल हमने सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली या नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण जो हमने किया था वो कल कर लिया था। कल वाले भाग में आप देख सकते हो। और नीचे आने वाली धातु कौन कौन सी है, ट्रिक याद रखो, छापा, छापा नाम से याद रखो ट्रिक। ये देखो आपका ये कॉपर है और ये एच से मरकरी है और ए से ये सिल्वर है और पी से प्लेटिनम भी है जो सक्रियता श्रेणी में नहीं दी हुई, और ये सोना है। तो छापा नाम आप याद रखो। छापा जो है ये सारी नीचे स्थित धातु है, नीचे स्थित है। नीचे स्थित का मतलब क्या है, कम अभिक्रियाशील है, या ये लिखो कम अभिक्रियाशील धातु है ये। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जिंक कैसा होता है, ऐसा होता है। ये देखो जिंक 2 रूप में निकलता है, जिंक सल्फाइड के रूप में और जिंक कार्बोनेट के रूप में। 2 रूप में आपको जिंक धातु मिलेगी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। आप ध्यान से देखो, आराम से समझो। तो देखो मध्य में स्थित धातु 2 है, जिंक है और फेरम है। तो जिंक जो है ये 2 रूप में पाई जाएगी आपको, जिंक 2 रूपों में। एक तो Zn(S), ठीक है, ये याद रखो, जिंक सल्फाइड के रूप में, और एक आपको ये मिलेगी जिंक कार्बोनेट के रूप में। अब बच्चों ध्यान से देखो कार्बोनेट का सूत्र। कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे इसको, और इसको क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे इसको। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और वायु की उपस्थिति में जब किसी भी धातु सल्फाइड को हम गर्म करते हैं तो उसको हम वर्जन कहते हैं, और धातु कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, इसको हम निस्तापन कहते हैं। अब याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। निस्ताप, निस्ताप का मतलब क्या है, सीमित ताप हो, सीमित वायु हो। जहाँ ऑलरेडी वायु ज़्यादा उपस्थित है उन धातुओं में नमी की मात्रा है, तो उसमें नमी और नहीं मिलाएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति का मतलब है उसमें और ज़्यादा नमी मिक्स करना, तो नमी तो ऑलरेडी है उसमें, ठीक है, तो उसको
बिना ऑक्सीजन के हम सीधा गर्म करेंगे। किस में गर्म करेंगे? इसमें गर्म करेंगे। देखो ये वात्या भट्टी, प्रावर्तनी भट्टी या वेसेम्बर, हम इस तरह से कई भट्टियों के ये नाम हैं। और देखो और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। राजस्थान में बहुत सारी जगह धातुएं निकलती हैं और धातुओं की वजह से राजस्थान का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में दूसरा स्थान है। तो इस तरह से देखो ये खदानों में नीचे धातुएं निकलती हैं। ऐसे देखो पृथ्वी के अंदर इस तरह से खनन किया जाता है क्रेनों के माध्यम से, और गाड़ियां लोड की जाती हैं और इस तरह से रेल की पटरियां होती हैं। ये माल को यहाँ से लेके जाती है। सारा काम गवर्नमेंट के अंडर में होता है और फुल सिक्योरिटी के अंदर होता है। ये सारा कंप्लीट काम सिक्योरिटी के अंदर होता है। और फिर क्रेन के अंदर आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर तार बंधे होते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ, और उसमें क्या होता है कि क्रेन ऊपर से सीधी तार के अंदर अंदर चलती है, वो तार से लटकी हुई होती है। ठीक है, ये माल को लोड करके और ले जाती है और आगे फुल फोर्स होती है उनकी निगरानी में। ये माल जो है वो आगे भेज दिया जाता है भट्टियों में, जहाँ पर इसका शोधन किया जाता है। तो देखो बच्चों, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं आपको मैं बता देता हूँ। एक तो जिंक धातु है और एक लोहा धातु है। लोहा की अगर मैं बात करूँ तो इसके हम थर्मेट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों से हम वर्जन और निस्तापन सीखेंगे। इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है बच्चों? मध्यम होती है। अभिक्रियाशीलता मध्यम है, इसलिए इनको कहाँ रखा गया है? मध्य में स्थित किया गया है। ठीक है बच्चों, और ये धातुएं कौन कौन सी ये देख लो। जिंक है, आयरन है और लेड है और एक इसमें आप कॉपर ले सकते हो, लेकिन कॉपर को हमने नीचे स्थित धातुओं में इसका शोधन कर लिया है, तो इसका नाम आप नहीं लिखोगे कॉपर का। किताब में दे रखा है लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। तो बच्चों, मध्य में स्थित धातुएं प्रकृति में दो रूपों में पाई जाती है, सल्फाइड एस्क के रूप में, सल्फाइड एस्क के रूप में, और दूसरी कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट एस्क के रूप में। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने ले लिया जिसे सल्फाइड एस्क, यानी मध्य में स्थित धातु कौन सी? जिंक है, तो मैंने Zn और सल्फाइड का मतलब एस लिख दूंगा। जिंक सल्फाइड हो गया ना। अब वही बात, एस का मतलब सचिन तेंदुलकर है। जहां आपको सचिन तेंदुलकर देखे वहां 3O2 लगा दो। क्या लगा दो? 3O2। याद रखो इस बात को, 3O2 लगा दो और इस पूरे सूत्र के आगे 2 लगा दो। ये पूरी बात आपको याद रखनी है। सचिन है, वहां ओवर डालने वाला तो आएगा, तभी तो ये सचिन बैटिंग करेगा ना। तो देखो बच्चों, 2Zn सीधा लिखो, 2ZnO + 2SO2। देखो अभिक्रिया संतुलित हुई कि नहीं हुई? ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4 यानी 6, और इसमें भी 6। सल्फर इसमें 2 है और इसमें भी सल्फर 2 है। जिंक इसमें 2 है और जिंक इसमें भी 2 है। अब आपको क्या मिल गया? ये मिल गया। देखो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो ये जिंक धातु का क्या करना है? शुद्धिकरण करना है। तो अब आप क्या लोगे? ZnO लोगे। क्या लोगे? ZnO। तो यही मैं लिख देता हूँ, ZnO। अब मैं इसके आगे 2 नहीं लगाऊंगा, इसके आगे भी आपको 2 नहीं लगाना था, लेकिन 2 तो अपने आप लगाना जब अभिक्रिया को आपने संतुलित किया है। इसमें मैं 2 नहीं लगाऊंगा। जब जिंक सल्फाइड का वायु की उपस्थिति में आप इसको गर्म करोगे, यानी इसका तापन करोगे, तो बच्चों धातु ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। इस बात को आप पक्का याद रखो। ठीक है, अब आपको धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया।
ये धातु ऑक्साइड जो है इनकी अभिक्रिया हम कार्बन के साथ में करवाते हैं, और कार्बन के साथ अभिक्रिया करने के बाद में ऑक्सीजन इनके साथ में जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखो Zn + CO। अब आपको ये Zn प्राप्त हो गया, और आपको ये तो चाहिए था, जिंक ही तो आपको चाहिए था। तो ये जो अभिक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं? भर्जन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? भर्जन बोलते हैं। और भर्जन की परिभाषा क्या लिखोगे आप? कि सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। लिख देता हूं मैं, सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में गर्म धातु को गर्म किया जाता है। ठीक है, सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में धातु को गर्म करना, और गर्म करना कैसा? उच्च तापमान पर गर्म करना, उसे हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। हो गया याद? उसके बाद में धातु कार्बोनेट लेंगे हम, यह है ना कार्बोनेट, तो हम लिखेंगे ZnCO3। इसके अंदर हम कोई वायु नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वायु ऑलरेडी है। तो धातु कार्बोनेट आपके पास है, धातु कार्बोनेट को हम सीधा ही गर्म करेंगे, यानी तापन करेंगे इसका। तो इसको क्या बोलेंगे? निस्तापन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें हमने देखो ऑक्सीजन नहीं लिया ना, यहाँ पे +O2 3O2 कुछ भी नहीं लिया, हमने सीधा लिया है। तो सीधा गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा, ZnO + CO2। अब दो बात याद रखो, सल्फाइड एसिड को जब आप गर्म करते हो तब आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये आपको प्राप्त होती है। और जब आप धातु कार्बोनेट को गर्म करते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये दो बातें आप याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं शॉर्टली लिखता हूँ। ठीक है, अब वही बात फिर से आपको क्या प्राप्त हो गई? धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड का क्या करोगे? कार्बन के साथ में अपचयन करोगे। ठीक है, यानी इसको भी क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो Zn + CO, यही अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, पेपर में सीधा आएगा सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो आप लिखोगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जिंक, आयरन और लेड है, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। और जिंक धातु 2 एसिड के रूप में पाई जाती है, सल्फाइड एसिड और कार्बोनेट एसिड। फिर आप इसकी अभिक्रिया लिख दो कि पहले हिंदी में लिख दो कि धातु सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। फिर आप लिखोगे कि धातु कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसे हम निस्तापन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन दोनों में धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया करवा के अपचयन करा दिया जाता है। तो क्या किया आपने? कार्बन अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर ली जाती है। ये बात आपको इसमें लिखनी है और ये दोनों समीकरण आपको इसमें लिखनी है। ये आपका कंप्लीट है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। इस तरह से आपको करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैंने बताया ना आपको कि जिंक के बाद कौन सी धातु? फेरम। और फेरम से पहले कौन सी है? मैग्नीज 25 नंबर पर आती है ना। इनका क्या करेंगे? अपचयन करवाएंगे। ये धातु कैसे प्राप्त करेंगे?
एल्यूमिनियम के साथ में इसकी क्रिया करवाएंगे, एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम को ही थर्मेट अभिक्रिया में काम में लेते हैं। दोनों में एल्यूमिनियम काम में लेते हैं। देखो सिंपल सा टॉपिक है। मैग्नीज की अभिक्रिया हम क्यों लिख रहे हैं वो समझो ध्यान से। MnO2, आपको पता है कि जिंक Zn O रूप में हमें मिला, जिंक ऑक्साइड में, यानी धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ, धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ ना। उसी तरह से मैग्नीज भी धातु ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होती है। और हमने क्या किया है, इसकी क्रिया कार्बन के साथ करवाई है और अपचयन की क्रिया की है हमने कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जाके जुड़ गई। देखो ये पूरा जो सूत्र है इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और आगे क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन हट गई ना, इससे ऑक्सीजन यहाँ पे हट गई, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। तो अपचयन किसके द्वारा करवाया हमने, कार्बन के द्वारा। समझे इस बात को। तो इसमें क्या लिखोगे, MnO2 में आपको क्या लेनी है, एल्यूमिनियम लेनी है। और आपको नहीं पता कि 4 एल्यूमिनियम आएगी या 2 एल्यूमिनियम आएगी, ये आपको नहीं पता। आप तो सिर्फ क्रिया करवा दो, इसकी क्रिया इसके साथ करवाओ। आपको पता है कि यहाँ पर तो आपको Mn प्राप्त होगा, प्लस इधर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र ये होता है Al2O3। तो ध्यान से देखो O3 आया इधर, O3, इधर O कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आपको बच्चों 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाओगे तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो गई ऑक्सीजन। अब इधर ऑक्सीजन को संतुलित करो, यहाँ पर 2 लगाओ, 2 लगाते ही ऑक्सीजन संतुलित हो गई, 3 दूनी 6 हो गई ना। लेकिन एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर आप 4 लगा दो, ठीक है, 4 लगा दिया। और यहाँ आपका मैग्नीज कितना हो गया, 3, तो यहाँ पर आप 3 लगा दो। इस तरह से ये आपकी अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को भी अपचायक के रूप में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड, किसका सूत्र है ये, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सूत्र है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया ये होती है। देख लो ध्यान से, ठीक है। अब इसमें आप ये बताओ अपचयन किसका हुआ है, तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें अपचयन हुआ है। कैसे अपचयन हुआ है बच्चों, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण, जिसको आप क्या बोलते हो, उपचयन, उपचयन, ठीक है, इस तरह से। अब ये एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, पेपर में प्रश्न ऐसे आएगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाओ, समीकरण लिखो, ठीक है। तो आपको ये समीकरण आपको लिखना है। फिर बच्चों मध्य स्थित धातु और कौन सी है, लोहा है। लोहा जो है वो प्रकृति में 4 रूपों में पाया जाता है। देखो ध्यान से समझो, लोहा को, लोहा 4 रूप में पाया जाता है, यानी लोहा का जो अयस्क है वो 4 रूपों में मिलता है आपको। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और लिमोनाइट और सिडेराइट।
इस रूपों में मिलता है, ठीक है। अब हेमेटाइट जो होता है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, ये सूत्र होता है Fe2O3, इसका सूत्र होता है, ये तो है Fe2O3, इसका सूत्र है Fe3O4, और इसका सूत्र भी मैं लिख देता हूँ। वैसे आपके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सूत्र याद नहीं रखो चाहे, और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। लिमोनाइट का सूत्र क्या है, 2FeO3 2FeO3.3H2O, ये सूत्र है। और इसी तरह से आप सिडेराइट का भी सूत्र मैं आपको बता सकता हूँ, इसका है फेरम कार्बोनेट FeCO3, ये सूत्र है देखो, ठीक है। ये क्या हो गया, सिडेराइट हो गया, आयरन कार्बोनेट आप इसको बोल सकते हो। अब आपको थर्मिट अभिक्रिया इसकी करनी है, थर्मिट अभिक्रिया। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेट, इतना नाम देखो, मैग्नेट, और मैग्नेट का मतलब है चुंबक, और वही चुंबक जो आप लोहे को चिपकाते हो वो चुंबक ही आपकी मैग्नेटाइट है जो प्रकृति में निकलती है। देख लो लोहा किस किस रूप में पाया जाता है, जो पृथ्वी का खनन करने पर आपको चुंबक प्राप्त होगी वो लोहे का ही एक ऐसा है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, एल्यूमिनियम से ही करवाएंगे, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं Fe2O3 प्लस Al, आपको नहीं पता यहाँ पे 2 लगेगा, 4 लगेगा, 5 लगेगा, नहीं पता, ठीक है। आप तो सिर्फ यहाँ Fe लिख दो प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दो। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3। अब ये 3 को संतुलित करो, ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, लेकिन ये एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। उधर भी 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 3 हो गया, बरोबर है। और Fe इधर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो। 2Fe प्लस Al2O3, ये आपकी अभिक्रिया होगी, थर्मिट अभिक्रिया। अब एग्जाम में आता है कि थर्मिट अभिक्रिया कहते किसको है, तो बच्चों ये जो हेमेटाइट जो लोहा है ना, ये लोहा है कौन सा, रेल की पटरियां जो है, रेल की पटरी का जो लोहा है वो आपका हेमेटाइट है। मशीनों के जो पुर्जे हैं, मशीनों के पुर्जे, ये भी क्या है, हेमेटाइट है। तो रेल पटरी यानी रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए, मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए, दरारों को जोड़ने के लिए एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अब एल्यूमिनियम के साथ कैसे अभिक्रिया करवाई जाती है, देखो ये जो एल्यूमिनियम है यहाँ पे जो मैंने ली है, आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, वेल्डिंग करते हुए देखा है ना, वो एक लंबी छड़ को काम में लेता है कि नहीं लेता वेल्डिंग करने के लिए, वो छड़ एल्यूमिनियम की है। उस छड़ का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में, कोई मशीन का पुर्जा टूट गया उसको जोड़ने में, उस वेल्डिंग को काम में लिया जाता है, उस छड़ को काम में लिया जाता है। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसे हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया में और मैग्नीज डाइऑक्साइड में, इन दोनों में क्या काम आया है बच्चों, अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम काम आया है। तो एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि एक ऐसी धातु का नाम लिखो जिसको थर्मिट अभिक्रिया के रूप में, अपचायक के रूप में काम में लिया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया में अपचायक के रूप में काम में लिया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये आपका हो गया सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण हो गया है।